गायत्री जी अपने इकलौते बेटे अंकुश के साथ रहती थी। अंकुश पेशे से इंजीनियर था। वह शहर में पला बड़ा था। गायत्री जी ने अंकुश की शादी गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की से फिक्स कर दी थी और कुछ दिनों में अंकुश की शादी होनी थी। गायत्री जी का अंकुश के ससुराल आना जाना लगा रहता था और शादी का दिन भी आ गया और अंकुश और शिवानी की शादी हो गई। घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। यह अलग बात है कि सब लोग थके मादे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही? नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया? शादी की व्यवस्था कैसी थी? दहेज क्या दिया? और अंत में थोड़ा वक्त मिला तो बहू कैसी है? बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन गायत्री जी सबकी बातें सुन सुन कर फूल के गुब्बारा हुए जा रही थी। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का ना हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेतीहर किसान ने दिया था। लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है? इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि जीजी ने कहाँ अपने बेटे को गांव में ब्याह दिया, कहाँ हमारा शहर का बांका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही अंकुश की शादी। दहेज का दहेज आ गया और ये गांव की लड़की अब घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर यह हुआ कैसे? समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर गायत्री जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग? खेतीहर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन भी गायत्री जैसी चाहिए। क्या समझते थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे? अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का। इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर का काम करवाऊंगी। अरे पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना? अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन हैं अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई गायत्री जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन शिवानी के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में अंकुश किसी काम से आया तो उसकी नज़रें अपने पति अंकुश से टकराई तो अंकुश की नज़रें भी नीचे झुक गई। रह रहकर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई मोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास गायत्री जी मिलने आई है। अचानक शादी के एक दिन पहले गायत्री जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके पापा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद पापा और माँ परेशान ही दिखे। उसने पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ बताया नहीं। बस इतना ही कहा, अरे बन्नो तेरी शादी है
दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी, आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है। तू चिंता बिल्कुल भी ना कर। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और शिवानी भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात गायत्री जी भी बारात के साथ आई थी। पापा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर गायत्री जी अड़ गई। पता चला कि गायत्री जी ने जितना कैश मांगा था उसमें कुछ रुपए कम थे। बस इसी बात को लेकर भी हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 30,000 कम है। लेकिन समधन जी आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है, यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए बचे हैं। बाकी के 50,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। पापा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था, शायद मैं बारात ही वापस ले जाती। पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय यह बात बताई है आपने मुझे, और आपने क्या बताई यह तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है, आज बड़े शहर में नौकरी करता है। उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। गायत्री जी अभी भी अपनी धुन में ही कहे जा रही थी और उधर पापा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं, यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपये ही तो कम हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने इस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी ज़मीन तक। कहते कहते पापा की नज़र शिवानी की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर शिवानी को समझ में आ गया कि पापा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो पापा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। गायत्री जी को अरा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर शिवानी की विदाई हुई। पर उसी पल से शिवानी के मन में गायत्री जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से गायत्री जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद शिवानी तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी। ना सर पर पल्लू और ना ही दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उसे देखते ही गायत्री जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है, अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर शिवानी उसके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए अंकुश से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है, आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए।
हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और गायत्री जी गुस्से में फुंकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तभी भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज़ सिखानी है। भूल गई कि कल तेरे बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने। गायत्री जी की बात सुनकर शिवानी की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात अब ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूल कर भी इसके आसपास नज़र आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। गायत्री जी अंकुश की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये तेरी बीबी पागल हो गई है, तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है। कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी माँ। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो। फिर किस हक से आप यह बात बोल रही हो? यह सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया, अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। फिर अब इतना हंगामा क्यों? अंकुश की बात सुनकर गायत्री जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही शिवानी और ना ही अंकुश ने उन्हें माफ़ किया। आखिर कुछ देर बाद अंकुश और शिवानी अपना सामान पैक कर वहाँ से चलते बने और पीछे रह गई गायत्री जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ। दोस्तों, इस कहानी में गायत्री जी स्वभाव से बहुत घमंडी और सख्त मिजाज की थी। उन्हें किसी की भी भावनाओं का कद्र नहीं था। जिस तरह से उन्होंने शिवानी के माता पिता के साथ व्यवहार किया, अगर वैसा व्यवहार किसी के भी माता पिता के साथ किया जाए तो कोई भी लड़की यह बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कदम शिवानी ने उठाया और जिस तरीके से गायत्री जी को मुंहतोड़ जवाब दी, और उनके बेटे अंकुश ने भी अपनी माँ को आईना दिखाया और उनकी गलती पर उन्हें माफ़ ना कर उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। अगर अंकुश ऐसा नहीं करता तो जिस तरह से गायत्री जी ने अपने समधी जी के साथ जैसा व्यवहार किया, वैसे ही हर बेटे की माँ अपनी समधी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए हमें गलत होने से सही समय पर रोक देना चाहिए, नहीं तो ऐसी गलतियाँ बार बार हमारे समाज में होती रहेगी और लड़की के माता पिता ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदा किए जाएंगे और समाज में उनका सर नीचा होता रहेगा। बेटी का माँ बाप होना कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।